नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज तीसरे फेज की वोटिंग कंप्लीट हो गई। 12 राज्यों की 93 सीटों पर 61% से ज्यादा पोलिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में हुई और मध्य प्रदेश में मतों का प्रतिशत सबसे कम रहा। गुजरात की सभी 25 सीटों पर आज वोट डाले गए, जबकि कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर आज पोलिंग हुई। जिन 93 सीटों पर आज वोट डाले गए, उनमें से 81 सीटें फिलहाल बीजेपी और उसके साथी दलों के पास है। इसलिए आज की पोलिंग बीजेपी और विरोधी दलों दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थी। तीसरे फेज की वोटिंग के बाद आज आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। बाकी बची आधी सीटों के लिए लड़ाई और तेज हो गई। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद की बात हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठन ने वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में मोदी को हराने की कॉल दी। साफ साफ ऐलान किया कि मुसलमान न पार्टी देखे न उम्मीदवार देखे, सिर्फ उस कैंडिडेट को वोट दें जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने की स्थिति में हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को सीटों और उम्मीदवारों के नाम बताकर हिदायत दी गई कि किसे वोट देना है, किसको हराना है। इसके अलावा लालू यादव ने भी यह कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा का पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस तरह के बयानों के बाद अब चुनाव में मजहब की राजनीति खुलकर सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा ने विरोधियों पर करारा हमला बोला। मोदी ने कहा, अब देश के लोगों को तय करना है कि वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य। मोदी ने कहा वो इसीलिए 400 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टों के मंसूबों को पूरा होने से रोक सके। मोदी ने आज ये बात क्यों कही, कहां कही और उनकी बातों का क्या असर हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। आज पोलिंग के दौरान यूपी और बंगाल में कहां मार पिटाई हुई, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने क्या बड़ा खुलासा किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मस्जिदों से कॉल दी जा रही है, जलसों में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, बीजेपी को हराना, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाना। फडणवीस ने कहा, चुनाव से पहले मजहब के नाम पर जिस तरह से वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, यह इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। कांग्रेस और इंडिया अलायंस, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, यह कहा जा रहा है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और अगर इस प्रकार से पोलराइज करके और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि वोट जिहाद कीजिए, डर फैलाकर उनको दिग्भ्रमित किया जाता है। बहुत साल नहीं फैला पाएंगे और 5 साल फैलाएंगे, पर मुसलमानों को भी एक दिन यह ध्यान में तो आएगा कि हमारा इस्तेमाल वोट बैंक जैसा किया। देवेंद्र फडणवीस ने यह बात हमारी सहयोगी पैनाज त्यागी के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। जब यह खुलासा किया कि मस्जिदों से बीजेपी को हराने की कॉल दी जा रही है, जब उन्होंने यह कहा कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की जा रही है, तो इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने इस दावे की जांच की और देवेंद्र फडणवीस की बात बिल्कुल सही निकली। महाराष्ट्र में ऐसा कई जगह हो रहा है। हमें पुणे में हुए एक जलसे का वीडियो मिला, जिसमें मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। ये तस्वीरें पुणे में हुए उसी प्रोग्राम की हैं। पुणे में कुल जमाती संगठन का जलसा हुआ। पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाए गए। जलसे का मुद्दा था मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियां। इसमें तमाम मुस्लिम तंजीमों के लोग पहुंचे और मुसलमानों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह बताई गई कि किसी भी सूरत में केंद्र में
फिर बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है। किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। मजे की बात यह है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने स्पीकर्स ने यह बात साफ साफ लफ्जों में खुलकर कही। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा, वो जो समझा सकते हैं समझा दिया, जो कह सकते हैं कह दिया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि देश का संविधान बदल जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, मुसलमानों को और मुश्किलात का सामना करना पड़े। इससे पहले अलर्ट हो जाओ, यह आखिरी मौका है। इसलिए अब उम्मीदवार और पार्टी छोड़ो, सिर्फ उसे वोट दो, एकजुट होकर वोट दो जो मोदी को रोक सके। इससे पहले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जब ये संविधान बदल दिया जाए और हमारे कमज़ोर तबकात के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाए, इससे पहले भारत के हर नागरिक से, ख़ास तौर पर मजलूमों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल हमारा निशाना लोकल कैंडिडेट नहीं है। हमारा निशाना ये भी नहीं है कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार है, कौन नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है। हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदलकर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। ये हमारी गुजारिश है। मुझे उम्मीद है साफ लफ्ज़ों में मैंने अपना पैगाम आप तक पहुँचा दिया। खुदा करे आपके दिल में भी ये उतर जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी ने संविधान पर, आरक्षण पर हूबहू वही बात कही जो राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कहते हैं। जैसे ही मौलाना नोमानी की बात पूरी हुई, उन्होंने ये बताया कि किसे हराना है। इसके बाद कुल जमाती संगठन के मेंबर उस्मान हिरोली माइक पर आए। उस्मान हिरोली ने उन उम्मीदवारों के नाम बताए जिन्हें जिताना है, जिन्हें महाराष्ट्र में जमात ने सपोर्ट करने का फैसला किया है। कुल जमाती तंजीम ने यह फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतलाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोल्हे साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वाघेरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करें और इन 4 भाइयों के ताल्लुक़ से घर में, अफराद में, दोस्त अहबाब में बात चलाएं और इस बात का ख्याल रखें कि तुतारी की निशानी, मशाल की निशानी और हाथ के पंजे की निशानी, इन बातों के अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाबों को आप साफ तौर से वाज़ेह तौर पर बता दें। एक फ़र्क नोट करने वाला है। पहले इलेक्शंस में मस्जिदों के इमाम फतवे जारी करते थे, मौलाना और मुस्लिम जमातों के नेता अपने सपोर्टर्स के लिए वोटर्स से वोटिंग की अपील करते थे। लेकिन ऐसा पहली बार दिख रहा है कि मुस्लिम संगठन जलसों का आयोजन करके वोट जिहाद की बात कर रहे हो। जिन 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की गई, उनमें बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वो कैंडिडेट है, बारामती में आज ही वोटिंग हुई है। बाकी पुणे सीट से कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मावल सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय वाघोरे मैदान में है, जबकि शिरूर सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के अमोल कोल्हे चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों पर 13 मई को पोलिंग होनी है। वोटिंग से पहले मुस्लिम संगठनों ने
अपना इरादा, अपना मंसूबा जाहिर कर दिया। मुसलमानों से एकजुट होकर टैक्टिकल वोटिंग करने की अपील की। इससे पहले फर्रुखाबाद में आपको याद होगा, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की थी। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों को कौम का गद्दार करार दिया था। इस तरह के मैसेज का असर पूरे देश के मुसलमानों पर होता है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका तुरंत जवाब दिया। मोदी ने आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैलियां की। खरगोन, धार, बीड और अहमदनगर में लोगों को एड्रेस किया। सभी जगह मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। मोदी ने कहा, अब जनता को तय करना है कि उसे वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य चाहिए। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए, कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? इसके बाद मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में कहा कि वो 400 सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं जिससे कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को पूरा होने से रोका जा सके। मोदी ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर ताला लगाना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, अपने खास वोट बैंक को ओबीसी में शामिल करना चाहती है। मोदी ने कहा, अगर यह सब रोकना है तो मोदी को 400 सीटें देना जरूरी है। मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। जो लोग ये पूछते हैं कि मोदी वोट जिहाद की बात क्यों करते हैं, उनको आज जवाब मिल गया होगा। वैसे तो मुसलमानों से हर चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त वोट देने को कहा जाता है। इस बार भी मोदी को हटाने के लिए वोट देने की अपील की गई है, लेकिन अब तक यह काम चुपचाप होता था। लेकिन आज सबने देखा कि मौलाना सज्जाद नुमानी जैसे रेस्पेक्टेड मुस्लिम लीडर खुलेआम साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि मुसलमानों को हर उस कैंडिडेट को वोट देना है जो मोदी को हरा सके।
मौलाना सज्जाद नोमानी कोई साधारण शख्सियत नहीं है। उनकी बात का मुसलमानों पर काफ़ी असर पड़ता है, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए वोट देना है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन मोदी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मोदी को तो मौका मिल गया एक बार फिर लोगों को यह बताने का कि वोट जिहाद क्या होता है। दूसरी बात, मोदी कहते हैं कि कांग्रेस और उसके साथी दल दलितों का हक काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। कांग्रेस इसे डिनाई करती है, पर आज यह बात भी साबित हो गई। आज यह बात भी खुलकर सामने आ गई कि मुसलमानों को आरक्षण देने का मंसूबा तो है। आज सुबह ही लालू यादव ने साफ साफ कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण का पूरा फायदा मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। असल में रिपोर्टर्स ने लालू यादव से पूछा था कि बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस और उसके साथी सत्ता में आए तो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। इस पर लालू ने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वो भी पूरा का पूरा। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है कि इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। धार की रैली में मोदी ने लालू यादव का नाम लेकर उनके बयान का जिक्र किया। मोदी ने कहा जो पहले हिडन एजेंडा था, छुपी हुई बात थी, अब वो खुलकर सामने आ गई। मोदी ने कहा जो लोग पहले लोगों का चारा खा गए, अब वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खाने के मंसूबे पाल रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथी अब सिर्फ मुस्लिम वोट के भरोसे रह गए हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। धार की रैली में मोदी ने लालू यादव का नाम लेकर उनके बयान का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि उनकी सारी बात अब एक्सपोज हो गई। मोदी ने कहा जो लोग दलितों और आरक्षण का मंसूबा, आरक्षण खाने के मंसूबे पाल रहे हैं, कांग्रेस और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक
उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी लालू यादव के बयान पर रिएक्ट किया। योगी ने कहा, कांग्रेस और उसके साथी दलों की साजिश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार आगाह किया है और लालू के बयान से मोदी की बात सच साबित हो गई। तो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15%, 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करें। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को, जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। लालू के इस बयान पर जेडीयू ने भी ऐतराज जताया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि लालू का यह बयान मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ है, यह संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस और लालू के ये मंसूबे खतरनाक हैं। लालू यादव जी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मंडल कमीशन ने हिंदू और मुसलमान में जो एजुकेशनली और कल्चरली बैकवर्ड हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था की है, ना कि धर्म के आधार पर। मुझे अफसोस है लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालू के बयान से मुस्लिम आरक्षण का जिन अब बोतल से बाहर आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालू के बयान से क्लियर है कि अब लालू को यादवों से ज्यादा मुसलमानों की फिक्र है, इसीलिए वो पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को पूरा का पूरा देना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही। इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। अब लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट और इससे पहले कांग्रेस के उत्तरोत्तर स्टेटमेंट, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र से लेकर राहुल गांधी तक
मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो हैं, ये संविधान का मूल आधार बदलना चाहते हैं। संविधान पहले बदल चुके हैं, संविधान ये बदल रहे हैं। विवाद बढ़ने पर लालू यादव फिर कैमरे पर आए। उन्होंने सफाई दी, कहा उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की बात नहीं कही। आरक्षण का आधार तो सामाजिक होता है, धार्मिक नहीं होता। लालू ने कहा उन्होंने तो मंडल आयोग को लागू किया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान की समीक्षा का आयोग ही बना दिया था, इसलिए असली संविधान और आरक्षण की असली विरोधी तो बीजेपी है। मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम से तो नरेंद्र मोदी। लालू यादव तो समझ गए कि वो ये बयान देकर फंस गए हैं। आज इसीलिए चुनाव में पहली बार सोनिया गांधी का बयान आया। सोनिया गांधी ने एक रिकॉर्डेड बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के राज में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़े हैं। बीजेपी की नीतियों से पूरे देश में हाहाकार मच गया है, संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया है, इसलिए देश में कांग्रेस की सरकार जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि वो गरीबों के लिए जीते हैं। वो कहते हैं जब तक वो जिंदा हैं दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हर रोज कहते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। आज सोनिया गांधी ने यह बात कही, आज मौलाना नुमानी में यही बात कही, और अब यह मामला मेरी बात और तेरी बात वाला खेल हो गया। दूसरी बात, मोदी कहते हैं कि कांग्रेस और उसके साथी दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए वो दलितों, पिछड़ों, SC ST का हक काटकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। कांग्रेस वाले बार बार कह रहे हैं उनका ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन आज जब लालू यादव ने यह कह दिया कि मुसलमानों को पूरा पूरा आरक्षण देना चाहते हैं तो मोदी को भी पूरा पूरा मौका मिल गया। असल में मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा आज इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि असम से लेकर बंगाल, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में जिन जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यूपी में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। 2 सीटें संभल और मैनपुरी समाजवादी पार्टी को मिली थी।
यूपी के 10 सीटों पर आज करीब 57% पोलिंग हुई। तीसरे फेज में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। मैनपुरी से उनकी वाइफ डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बदायूं सीट से अखिलेश यादव के भाई चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं। अखिलेश ने सैफई में आज पूरे यादव परिवार के साथ वोट डाला, लेकिन जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी के नेता वोटिंग में गड़बड़ी के इल्जाम लगाने लगे। डिंपल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव सब ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के मिसयूज का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि मैनपुरी, बदायूं, संभल में अफसर वोटर्स को रोक रहे हैं। प्रशासन के लोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को हटाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को थाने में बैठाकर उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। अखिलेश ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है और वो इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेंगे। आप देखिए क्या हालत है, क्यों मारपीट हो रही, देखिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस संभल की है और यहाँ मैनपुरी का हमारे पास खबर आ रही है कि जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हैं उन्हें बंद कर रहा है प्रशासन। जो मंत्री हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। अगर ये होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा। चेयरमैन हमारा करहेल का है, उसको बैठा लिया। किसनी में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि बेटा घूम रहा है, कोई कह रहा है कोई घूम रहा है। और जो वहाँ का किसनी का कोतवाल है वो हमारे किसी बीजेपी के नेता का रिश्तेदार है। तो आप सोचिए, अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ये करेंगे तो जनता क्या करे। हर स्तर पर शिकायत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेगा। जो ऑब्जर्वर हैं वो कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र तभी तो सुरक्षित रहेगा जब वोट डालने का अधिकार और वोट डालने का मौका मिले। शिवपाल यादव आज 2 मोर्चों पर डटे थे। दिन भर बदायूं में अपने बेटे आदित्य यादव का इलेक्शन मैनेज कर रहे थे। वोटिंग खत्म होने से पहले वोट डालने के लिए सैफई पहुंचे। शिवपाल यादव ने भी कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। बदायूं और मैनपुरी दोनों सीटों पर पुलिस अफसर वोटर्स और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। इसके बाद शिवपाल यादव ने अफसरों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बदलती रहती है, जब उनकी सरकार आएगी तो इन सारे अफसरों का हिसाब किया जाएगा। चुनाव चल रहा है और जनता तो वोट कर रही है, लेकिन जितने भी पुलिस अधिकारी से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के जितनी क्रूरता से जनता के साथ जो व्यवहार और जो वोट परसेंटेज को रोका जा रहा है, इनको ये पता नहीं है कि सरकारें बदलती हैं और जब सरकार बदलेगी तब इनको पता चलेगा कि कितना इन्होंने जो लोकतंत्र का ये पर्व है और जनता वोट डालना चाह रही, ये बीएलओ से पर्चा छीड़ करके पुलिस अधिकारियों ने बदायूं से लेकर के यहाँ मैनपुरी और खासकर हमारे जसवंत नगर में परसेंटेज वोट बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ये सही है कि आज मैनपुरी और बदायूं में एक दो जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच हल्के फुल्के टकराव की खबरें आई। ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन संभल में कई पोलिंग बूथ के आसपास समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स का पुलिस के साथ टकराव हुआ। इसकी तस्वीरें भी आई। संभल की सीट पर पिछले इलेक्शन में शफीकुर रहमान बर्क जीते थे। उनके इंतकाल के बाद अब समाजवादी पार्टी ने संभल से बर्क के ग्रैंडसन जियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है। आज वोटिंग के दौरान जियाउर रहमान बर्क खुद पुलिस वालों से टकराए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को वोट करने से रोका जा रहा है। बीजेपी के इशारे पर पुलिस वाले मुसलमान वोटर्स की पिटाई कर रहे हैं ताकि लोग वोट डालने के लिए घर से न निकलें। हमें अफसोस है कि जो लोकतंत्र इस देश के अंदर है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग के आदेश को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के अंदर जो चुनाव आयोग का निर्देश है, मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। यहाँ का पुलिस प्रशासन चाहता है कि मतदान कम से कम हो। ये अजीब ताज्जुब की बात है। आप ये देखिए, जो हमारे बस्ते लगे हुए थे यहाँ पर, सीओ संभल अनुज कुमार, जिसने रामपुर में भी नुकसान पहुंचाया है, यहाँ पर बस्ते छीन करके हमारे आदमियों को ले गए।
क्या मतलब है? पर्ची वो बना रहे हैं, क्या गुंडागर्दी वो थोड़ी कर रहे हैं। पर्ची बना रहे हैं, उनके बस्ते को छीन करके ले गए। बस्ते छीनने के बाद में उन लोगों को के साथ मारपीट की धमकियां दी गई और कई आदमियों को हमारे पकड़ लिया गया किसी बस्ता लगाने पर। और यहाँ तक कि BLO, मैं भी आपके सामने दिखाता हूँ, सरकारी BLO जो चुनाव आयोग की है, मेरी अपनी जाति नहीं है, इनकी लिस्टें छीन के ले गए। इंटेंशनली इसलिए बस्ते छीने जा रहे हैं कि पर्ची नहीं बने और वोट नहीं पड़े। ये चुनाव हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। EVM ऐसी है कि कहीं खराब थी, 2-2 घंटे बाद चालू हुई है। कुछ पे पता चल रहा है कि उनकी बैटरी डाउन है, उनसे काम नहीं कर रही कई। और खासतौर से पुलिस हड़का रही है। जो अगर हमारे लोग हैं घरों से पकड़ कर लेकर के जा रहे हैं। घरों से पकड़ने का क्या तुक सेंस बनता है? किस इस वजह से कि वो लोग जो है वोट नहीं डलवा सके। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे लोग बुज़दिल नहीं है, हमारे लोग बहादुर लोग हैं। और ये लोग जितना ये परेशान करेंगे, जाते करेंगे, उतने ज्यादा जज्बात से वोट डालेंगे और इंशाल्लाह हमारी सीट बहुत मजबूत तरीके से जीतेगी। चुनाव आयोग पे भी मैं शिकायत दर्ज करा चुका हूँ लखनऊ में। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी के लोग इसी तरह के आरोप लगाते थे कि उनके सपोर्टर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। असल में आज जिन सीटों पर यहां वोटिंग हुई वो ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। समाजवादी पार्टी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर उसे कामयाबी मिल सकती है। यहां अखिलेश यादव ने पूरी ताकत लगाई, कई बार उम्मीदवार बदले, लेकिन आज जिस तरह से पोलिंग हुई उससे अखिलेश निराश दिखाई दिए, क्योंकि वोटर्स उतनी संख्या में नहीं निकले जितनी उम्मीद समाजवादी पार्टी के नेताओं को थी। मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं में परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। संभल, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बरेली और हाथरस ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स अगर एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं तो उसे फायदा होगा। इसीलिए अखिलेश ने इन सारी सीटों पर हर बूथ पर पार्टी के नेताओं की ड्यूटी लगाई थी। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि उनके ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर्स पोलिंग बूथ तक पहुंचे और सुबह सुबह ही वोट डाल दें। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये सब कोशिश करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन जो छोटे मोटे झगड़े हुए वो ज्यादा वोट कराने के चक्कर में हुए। मुस्लिम वोटों की लड़ाई बंगाल में भी दिखाई दी। तीसरे फेज में पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर आज वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, मालदा नॉर्थ और मालदा साउथ की सीटों पर आज लगभग 74% वोटिंग हुई। चारों सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट है। फिलहाल 2 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी के कब्जे में है, 1 सीट पर कांग्रेस है और 1 सीट पर बीजेपी का एमपी है। जंगीपुर सीट पर तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग एमपी खलीलुर रहमान का मुकाबला बीजेपी के धनंजय घोष और कांग्रेस के मुर्तजा हुसैन मुकुल से है। मालदा नॉर्थ सीट पर बीजेपी के सिटिंग एमपी खगेन मुर्मू की टक्कर तृणमूल कांग्रेस के प्रसून बनर्जी और कांग्रेस के मुश्ताक आलम से है। मालदा साउथ सीट पर कांग्रेस ने सिटिंग सांसद हाशिम खान चौधरी की जगह ईशा खान चौधरी को टिकट दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी की श्री रूपा मित्रा चौधरी और तृणमूल कांग्रेस के शाहनवाज अली रेहान से है। मुर्शिदाबाद से इस बार ममता ने अपने सांसद अबू ताहिर खान को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी टक्कर सीपीएम के मोहम्मद सलीम और बीजेपी के गौरी शंकर घोष से है। हालांकि आज बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग शांतिपूर्ण माहौल में हुई। एक दो जगह से छोटी मोटी झड़प की खबरें जरूर आई। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान कई पोलिंग बूथ पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। सीपीएम के कैंडिडेट मोहम्मद सलीम ने इल्जाम लगाया कि बंगाल की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट्स की मदद कर रही है, जानबूझकर लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। मोहम्मद सलीम जब गांव के इलाकों में पोलिंग स्टेशन पर गए तो ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें पोलिंग बूथ में जाने से रोका गया। मोहम्मद सलीम ने इल्जाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कई नकली पोलिंग एजेंट काम कर रहे थे, वोटर्स को धमका रहे थे। मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ धरना दिया। आखिर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं ये काम। गुंडे कुछ है तो अभी वोट के दिन भी कहीं वोटर को रोक रहा है, कहीं पे वोटर को धमका रहा है, कहीं उसका स्लिप छिपा रहा है और कहीं पे बोल रहा है कि आप वोट डाल दोगे तो बाद में रात को देखा जाएगा। इसलिए मैं आया हूँ कि रात में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ तो पुलिस का अटेंशन रहता है, इसलिए कुछ लोग आपको देख के गो बैक स्लोगन दे रहे थे।
वो 3-4 गुंडे ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं है तो लोग यहाँ पे हैं, ये तो वोट है। हम यहाँ तो खड़े हैं, मैं इनको पहचानता भी नहीं हूँ, मैं इनसे बात भी नहीं की, मेरे को वोट ही नहीं देना होगा। कौन बोल रहे हैं? यहां भी वही हाल है। एक जमाना था जब सीपीएम के नेताओं पर, सीपी के काडर पर वोटर्स को धमकाने का, मारपीट का आरोप लगता था। अब वही लोग टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। जंगीपुर में भी तृणमूल कांग्रेस पर वोटर्स के ऊपर प्रेशर बनाने, मतदाताओं को धमकाने का इल्जाम लगा। जंगीपुर के मीर ग्राम में तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर और बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष के बीच बहस हो गई। धनंजय घोष ने आरोप लगाया कि कई जगह टीएमसी के नेता पोलिंग बूथ में जाकर लोगों को धमकी दे रहे हैं। मालदा साउथ सीट में वोटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। असल में यहां बीजेपी उम्मीदवार श्री रूपा मित्रा चौधरी जब मालदा शहर में एक पोलिंग बूथ पर पहुंची तो ममता के सपोर्टर्स ने उनका विरोध किया। जवाब में बीजेपी के सपोर्टर्स ने भी नारे लगाए। श्री रूपा मित्रा चौधरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर वोटर्स को डराने की कोशिश कर रहे थे और जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। लेकिन जवाब में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि श्री रूपा मित्रा चौधरी अपने विधायक होने का फायदा उठाकर वोटर्स के पास पहुंच गई। उन्होंने मतदाताओं को बीजेपी को वोट देने के लिए धमकाया। इस मामले में ममता बनर्जी का बयान भी आया। ममता ने कहा उन्हें शिकायत मिली है कि बीजेपी के लोग वोटर्स की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि अब बॉर्डर कोड ऑफ कंडक्ट मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है। ভোট দিতে গেছে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে রোদ্দুরের মধ্যে। জাস্ট নাও আমি ইনফরমেশন রিসিভ করলাম, কিন্তু আপনারা কি ভাবেন ইলেকশন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেবে? একেবারে না। মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটা মোদি কোড অফ কন্ডাক্টে পরিণত হয়েছে। পুরো বিজেপি দালালি, ভাত দালালি করে বেড়াচ্ছে কিছু লোক। इस बार मुकाबला बंगाल में पिछली बार की तरह तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज बिल्कुल साइडलाइन है। ममता का पूरा फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है और बीजेपी का हिंदू वोटर्स पर। बंगाल वो राज्य है जहां चुनाव में मजहब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन तीसरे फेज की वोटिंग के बाद ममता की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि आज जिन 4 सीटों पर वोट पड़े वहां पोलिंग परसेंट पिछले चुनाव के मुकाबले गिरा है। पिछले इलेक्शन में इन सीटों पर 82% वोट पड़े थे, जबकि आज करीब 76%, 76% पोलिंग हुई। हरियाणा की सियासत में आज एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। 3 इंडिपेंडेंट एमएलए ने बीजेपी की सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया। सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने रोहतक में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नायब सिंह सैनी सरकार से सपोर्ट वापस लेने का ऐलान किया। तीनों विधायकों ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी से सपोर्ट वापस लेने वाले तीनों विधायकों ने कहा उन्होंने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से परेशान होकर यह फैसला लिया है। इन 3 निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट वापस लेने से 2 महीने पहले बनी नायब सिंह सैनी की सरकार पर खतरा दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार गिरेगी, नई सरकार बनेगी, इसकी संभावना कम है। 90 मेंबर वाली हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद इस समय 88 मेंबर हैं। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। 12 मार्च को शपथ लेने वाले नायब सिंह सैनी के पास अब तक 6 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक का समर्थन हासिल था। 3 निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट वापस लेने से बीजेपी सरकार के पास कुल 44 विधायकों का सपोर्ट बचा है, जबकि मेजॉरिटी के लिए 45 चाहिए। 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी मार्च में ही बीजेपी से समर्थन वापस लेकर सरकार से अलग हो गई थी। हरियाणा असेंबली में आईएनएलडी के 1 और कांग्रेस के 30 विधायक हैं, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बनाने की बात नहीं कही। उन्होंने हरियाणा में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की मांग की। ये लगता है कि ये मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही
आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन ऐसा है जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। लेकिन 3 विधायकों के अलग होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दी। सैनी ने कहा जिनकी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाए वो चले गए, अब जनता फैसला करेगी। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी है। हरियाणा में अक्टूबर में असेंबली इलेक्शन होने हैं, 5 महीने का वक्त है। और दूसरी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी सरकार बनाने में कांग्रेस का सपोर्ट करेगी या कांग्रेस दुष्यंत चौटाला का सपोर्ट लेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए हरियाणा में चुनाव से पहले कोई नई सरकार बनेगी, इसकी गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि हरियाणा में बीजेपी बुरी हालत में है, पार्टी में आपस में बहुत सारे झगड़े हैं। 5 साल पहले सरकार बनाने लायक मेजॉरिटी नहीं मिली थी, जोड़ तोड़कर जो हासिल किया था अब वो एक एक करके बिखर गया है। कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा मजबूत नेता है, हुड्डा का अपना जनाधार है, लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी है। सारे नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तीसरी पार्टी आईएनएलडी थी, वो भी अलग अलग टुकड़ों में बंट गई है और एक परिवार के लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब तक इसका फायदा बीजेपी को होता आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ईडी ने आज रांची में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को अरेस्ट कर लिया। कल संजीव लाल के घर से 10 लाख रुपए, जबकि उनके नौकर जहांगीर आलम के घर से 32 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। ईडी ने आज भी संजीव लाल के एक करीबी ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के 5 ठिकानों पर रेड की, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। पिछले 36 घंटों में ईडी 37 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। इस बीच ईडी ने दावा किया कि जांच में यह बात साबित हो गई है कि ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार हर सरकारी टेंडर में 1.5% कमीशन लेते थे। फिर यह पैसा अफसरों से लेकर नेताओं तक बांटा जाता था। टेंडर से आया यह कमीशन मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल इकट्ठा करते थे, फिर वो इस पैसे को अपने नौकर के यहां रखवाते थे। नौकर जहांगीर आलम के घर से मिला 32 करोड़ का कैश कमीशन का पैसा ही है। हालांकि कांग्रेस के नेता और झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आज फिर कहा कि आलमगीर आलम ने ट्रांसफर पोस्टिंग से तो पैसे कमाए ही, साथ ही उन्होंने झारखंड के कई जिलों की डेमोग्राफी भी बदल दी। वो धर्म बदलवाने के भी पैसे लेते हैं, इसलिए इस मामले की जांच एनआईए से करानी चाहिए। कि पाकुड़ में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, साहबगंज में बढ़ गया, गोड्डा में बढ़ रहा है, जामताड़ा में बढ़ रहा है, और ये सब यहाँ के मुसलमान नहीं हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चाईबासा में कहा कि 36% से 24% आदिवासियों का पॉपुलेशन वो घट गया, तो ये क्या हो रहा है? धर्मांतरण हो रहा है। मुस्लिम जो है आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे मुसलमान हो रहे हैं, इसलिए डेमोग्राफी बदल रही है। तो एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए और एक आदमी को नागरिक बनाने के लिए या उसको शादी कराने के लिए, उसको बसाने के लिए आलमगीर आलम का सिंडिकेट कितना पैसा ले रहा है, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। इसकी फंडिंग ऐसा ही कर रही है। तो मुझे लगता है कि आलमगीर आलम को इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए और कांग्रेस का जो चेहरा है खंड खंड विखंडित करने का इस देश को, उसको जो है जल्दी से लगाम लगाना चाहिए। नहीं तो ये जो कांग्रेस की देश तोड़क राजनीति है, जो उसने एजेंडा अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जो मुस्लिम लीग का एजेंडा 1946 का था, वही एजेंडा कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसकी साजिश का पर्दाफाश। निशिकांत दुबे जब इस केस में पीछे पड़े हैं तो इसे अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे।
कल तक तो सब पूछ रहे थे एक मंत्री के पीए के हेल्पर के पास इतना कैश कहां से आया। आज ये साफ हो गया कि ये टेंडर में कमीशन का पैसा था, ट्रांसफर पोस्टिंग की रिश्वत का पैसा था जो मंत्रियों और अफसरों में बंटता था और नौकर के घर पर रखा जाता था। और जब ये बात सही निकलेगी तो कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।